हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सबसे पहली बात ये होती है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली होता क्या है, ये क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल लाइंस होते हैं। अगर जैसे कि ये कोई हमारा क्या है, सोर्स ऑफ चार्ज है। अगर इसके सराउंडिंग में अगर कोई हम टेस्ट चार्ज लाते हैं तो इस पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगता है। अगर इसकी आर डिस्टेंस पे जाके अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं तो Q/R² होता है। यानी कि आर के साथ जो है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसका जो है ना कुछ रिप्रेजेंटेशन बताया कि इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है डिस्टेंस के बढ़ने के साथ वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो उसको वेक्टर के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन्होंने बताया कि अगर पास में रहेंगे तो वेक्टर की एरो की साइज बड़ी रखेंगे, जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो वेक्टर की एरो की साइज डिक्रीज करते जाएंगे। उसी तरह ये क्या होगा, इसकी चारों साइड होगा, सराउंडिंग में चारों, और ये इसी तरह वेक्टर के थ्रू बनाएंगे। बाद में क्या किया गया, इसको इस तरह से बनाया गया, वेक्टर की एरो की लेंथ डिक्रीज कर दी गई। बाद में इसको क्या किया गया, मॉडिफाइड कर दिया गया। इसको यहाँ पे जो है वेक्टर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर, वो क्या बताता है, लेंथ ऑफ वेक्टर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो डायरेक्शंस है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिया गया। बाद में क्या किया गया कि बोला कि इसको मॉडिफाइड करके चेंज कर दिया गया, और वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि इसको जो है ना डिफरेंट टाइप के एरो से ना दर्शा के इसको एक सिंगल एरो से हम दर्शाएंगे, इस तरह से। फिर सबने कहा कि चलो इसका तो ठीक है, डायरेक्शन का तो ठीक है, बट इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे बताएंगे। तो डायरेक्शन तो अभी भी सेम है, बट मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम है। तो मैग्नीट्यूड को उसने बोला कि अगर चार्ज के पास में रहेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे इसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर दी जाएगी। तो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो नियर बाय क्या होगी, मैक्सिमम। और जैसे जैसे हम फर्दर दूर जाएंगे एंड गो फर्दर देन, तब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसी तरह से बहुत सारे इसके पॉइंट रिलेटेड दिया गया है। तो हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लें। देखियो, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम along which a free positive charge could move if allowed to do so। यानी कि हमने आपको अभी बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइंस होता है। अगर कोई हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पे अगर रखते हैं तो वो जिधर की तरफ मूव करता है वही उसकी क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। अगर मान लेते ये चार्ज इधर की तरफ टेस्ट चार्ज मूव करता है तो ये इसकी क्या है, डायरेक्शंस है। तो यही चीज़ बोला है कि फ्री पॉजिटिव चार्जेज कुड मूव इफ़ अलाउडेड टू डू सो। अगर उसको छोड़ा जाता है तो वो जिधर की तरफ मूव करता है वही क्या होता है, उसका डायरेक्शंस होता है। और मैग्नीट्यूड जो है ना वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करते जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। देखिए जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, यानी कि इस तरह से बाहर की तरफ एरो निकलती है। वही यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज अगर होता तो नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, टर्मिनेट होती है, यहाँ पे अंदर की तरफ इसका एरो होता है। तो इस तरह से ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, यानी कि जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा कि मैग्नेट में क्या होता है कि एक नॉर्थ और एक साउथ होता है, तो नॉर्थ से निकल के लाइंस और साउथ की तरफ क्या होती है, इंटर्स करती है, और यहाँ पे अंदर में साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ इंटर होती है। तो यानी कि ऐसा नहीं होता है, जब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो वो ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाता है। ये क्या होता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये नॉर्थ पे तो ओरिजिनेट होगा, लेकिन ये साउथ पे जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन जो इधर वाली लाइंस है वो जरूरी नहीं है कि इसमें जाके क्या हो, क्लोज लूप को फॉर्म करे। जो इस साइड की लाइंस है ये जरूरी नहीं है कि इसमें जाके क्या हो, क्लोज लूप ही बनाए। तो लेकिन मैग्नेट में ऐसा होता है, जितनी भी लाइंस होती है वो सारी की सारी क्या होती है, ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ पे टर्मिनेट होती है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं होता है, नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप को नहीं फॉर्म करता है। पहले आप इसे नोट कर ले, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये स्पेस में कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रही है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी बड़े पोर्ट्स है उतने बड़े रीजन्स में क्या कर सकते हैं, इस लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि इसको कभी भी हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, इसको जितनी मर्जी उतनी बड़ी लाइंस और इससे बड़ी हुई लाइंस हम बना सकते हैं। ये स्पेस में कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होता है, इसकी इफेक्ट जो है ना वो इनफाइनाइट तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफरेंट बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर सेम। देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होगा वो डिफरेंट होगा बट डेंसिटी जो होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई क्यू चार्ज से हम क्या करते हैं, 4 लाइंस को ओरिजिनेट करते हैं, 4 लाइंस दिखाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर क्यू चार्ज है, कोई दूसरा व्यक्ति चाहेगा इससे हम क्या करें, 4 से ज़्यादा लाइंस दिखा देते हैं, यानी कि उसकी मर्जी हो तो वो क्या हो, 8 लाइंस को दिखा देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि नंबर ऑफ लाइंस क्या है, यहाँ पे 4 लाइंस है और यहाँ पे क्या है, 8 लाइंस है। तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गया ना, डिफरेंट हो गया। लेकिन जो इस लाइंस की जो डेंसिटी है, यानी कि जो इस लाइंस का जो है, ये जहाँ पे बीच की जो गैप है ये क्या है, इसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम है। तो ये डेंसिटी जो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, पास पास है, तो ये भी लाइंस एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पास पास है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये लाइंस की जो है बीच का गैप जो है ना वो बढ़ते जा रहा है। तो यहीं पे यही चीज़ बोला गया है कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कैसा है कि डिफरेंट है, बट डेंसिटी जो है ना, यानी कि इसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बस यही चीज़ है कि जैसे ही पास में है तो इस लाइंस का जो है ना डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, बट जैसे ही दूर जा रहे हैं हम लाइंस की डेंसिटी जो है ना वो कम होती जा रही है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम या टू, फ्रॉम मतलब या तो निकल रहा है या फिर टर्मिनेट हो रहा है या फिर ओरिजिनेट हो रहा है, टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितनी हम ज़्यादा रखेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा उतनी ज़्यादा रखेंगे। जैसे यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, इससे अगर क्या हो रहा है, 4 लाइंस निकल रही है, तो इस चार्ज की वैल्यू जो है प्लस क्यू चार्ज है तो इससे 4 लाइंस निकल रहे हैं। यहाँ पे अगर प्लस 2Q चार्ज अगर हम रखेंगे तो इससे क्या होगा, डबल्स लाइंस इसकी तुलना में निकलेगी, यहाँ पे 8 लाइंस निकलेगी। देखिए तो यहाँ पे जो है क्या हो गया,
और यहाँ पे 8 लाइंस हमने दिखा दिया। तो यही चीज़ बोला, इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, एक Q2 चार्ज है। ये इस दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है। यहाँ से क्या हो रहा है ना, एक लाइंस ये, एक लाइंस ये ओरिजिनेट होके यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। इसी तरह नीचे से भी एक लाइंस ओरिजिनेट होके टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से भी ओरिजिनेट होके टर्मिनेट हो रहा है। अब हमको कह रहा है कि फाइंड Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू वाट। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि इस लाइन से हमारा ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्वाभाविक है कि ये पॉजिटिव होगा और ये क्या है, यहाँ पे टर्मिनेट होगा तो ये नेगेटिव होगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है ना कि अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, Q1 अपॉन Q2 की मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कितनी लाइंस निकल है, हमने अभी यहाँ पे पॉइंट बनाया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जो है हम ये पूछ सकते हैं कि Q1 की वैल्यू जो है ना वो क्या होगी, ज़्यादा होगी Q2 से। Q1 की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो Q2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस निकल रही है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 लाइंस टर्मिनेट हो रही है। और हमको कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या हो रहा था, ओरिजिनेट हो रहा था तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा था इसलिए ये नेगेटिव चार्ज है। तो Q1 की वैल्यू जो है ना Q2 से क्या है, ज़्यादा है। और Q1 में कितनी लाइंस निकल रही है, 8 लाइंस, और Q2 में कितनी लाइंस निकल रही है, 4 लाइंस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट इसकी अगर चार्ज की रेशियो की अगर बात करें Q1 बटा Q2, यहाँ पे तो ये बस मैग्नीट्यूड की बात की थी, तो ये क्या था हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इसे आप नोट कर ले। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज। जो फील्ड लाइंस होती है वो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के अबाउट क्या होती है, सिमेट्रिक है। जैसे यहाँ पे Q1 है और Q2 है, ये एक क्या है, क्वेश्चंस के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये इसका क्या है, लाइन ज्वाइनिंग है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह से दे दिया हो गया है कि फील्ड लाइंस जो है ना इस तरह से निकल रहा है। तो क्या पूछ रहा है ना इसमें कि फाइंड रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। हम क्या करते हैं ना कि इसको, ये क्या होता है ना कि दोनों लाइंस के अबाउट क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। तो ऊपर जो है ना हम इस तरह से है, तो नीचे भी हम क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे। अब देखिए इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, और इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। तो लाइंस के जो बीच का जो रिलेटिव क्लोजनेस है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चूंकि अल्फा क्या है हमारा ग्रेटर देन है बीटा से, यानी कि ये जो Q1 चार्ज जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, कम जनरेट कर रहा है, और ये जो Q2 जो है ना वो ज़्यादा फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने आपको बताया कि अगर कोई Q चार्ज है, ये अगर 4 लाइंस की क्या कर रहा है, निकाल रहा है, और कोई दूसरा Q चार्ज है, ये अगर 8 लाइंस को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो ये क्या हो रहा है ना कि रिलेटिव क्लोजनेस जो इसके बीच का है वो क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। यानी कि ये जो बीच की जो इसकी डिस्टेंस की जो गैप है वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल कम होने का मतलब क्या है कि इसके बीच का जो, इस दोनों लाइंस के जो बीच का जो गैप है वो कम है। किससे, इस Q1 की वजह से। Q1 के जो बीच का गैप है उसके तुलना में इसकी जो है बीच का गैप कम है, यानी कि Q2 जो मैग्नीट्यूड है क्या है, वो ग्रेटर देन है Q1 के मैग्नीट्यूड से। तो इस दोनों के बीच जो रिलेशन होगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि Q1 जो चार्ज है वो क्या है, लेस देन है इसके Q2 के चार्ज से, क्योंकि Q1 के द्वारा जो हम देख रहे हैं ना वो कैसा है, इस तरह से लाइंस निकलेगा, और Q2 के द्वारा जो है ना यहाँ पे ज़्यादा लाइंस निकल है, तो ये एंगल अल्फा बन रहा है अगर, और Q2 के द्वारा जो है ना ज़्यादा लाइंस निकल रहा है इस तरह से, तो Q2 के बीच का एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बीटा बन रहा है जो।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि द डेंसिटी या रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से बताते हैं, ये क्या है, हमारा फील्ड लाइंस है, इस तरह से हमने बना दिया। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए ले लेते हैं, इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम बी लेते हैं, यहाँ पे हम सी लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ए पे, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी सी पे, वो भी क्या होगा, बी से ज़्यादा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू ए पे, वो क्या होगा, सी के इक्वल होगा। तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो रिलेटिव क्लोजनेस है लाइंस के बीच का, वो यहाँ पे जो रिलेटिव क्लोजनेस है लाइन के बीच का, दोनों क्या है, सेम है। बट यहाँ पे जो बी पॉइंट पे जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो क्या है, काफ़ी दूर दूर है। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, और ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि रिलेटिव क्लोजनेस जो है ना ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे क्या है, हमारा कम है। तो वही यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि द रिलेटिव क्लोजनेस या डेंसिटी बिटवीन फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड लाइंस, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी पॉइंट की तुलना में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये हमारा क्या है, फील्ड लाइंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए पॉइंट अगर हम लेते हैं, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये होगी। अगर यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बी पॉइंट पे जो हमारा होगा, बी पॉइंट पे यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा क्या, ई बी। अगर हम ये पॉइंट अगर लेते हैं सी पॉइंट, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से होगा, ई सी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी आर ई ए कॉमा ई बी एंड ई सी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ई ए बी, ए और बी और सी पर जो होगी ई ए, ई बी और ई सी होगी, यानी कि इस टेंजेंट की क्या होगी, एलोंग होगी। डायरेक्शंस जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शंस ऑफ हियर, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ए बी सी पर ई ए, ई बी और ई सी होगी। आप इसे नोट कर ले। उसका नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर लेती हैं, तो अगर हमारा ये फर्स्ट लाइंस है और ये हमारा सेकेंड लाइंस है, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम देखेंगे तो फर्स्ट लाइंस की वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फर्स्ट लाइंस की वजह से E1 होगा, और सेकेंड लाइंस की वजह से अगर हम देखेंगे तो सेकेंड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हमारा डायरेक्शंस जो है ना वो सेकेंड लाइंस की वजह से इधर की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है दो डिफरेंट आ रहा है, यानी कि जहाँ पे जो बातें हैं वो कंट्राडिक्ट हो रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है एक पॉइंट पे सेम, एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शंस है वो एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ टू लाइंस आर intersect then electric directions of electric field are different at
डेट पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ना वो डिफरेंट हो गया, जो which कैन बी रॉन्ग, जो क्या है ऐसा गलत है, इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसीलिए सो टू लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट, इसीलिए दो लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसका हमने रीजन बता दिया और जो है यहाँ पे हमने लिख दिया कि टू लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसी कारण से। ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड में भी कितनी बार पूछ देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसे आप नोट कर ले पहले। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, पैरेलल स्ट्रेट इक्यू स्पेस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है हमारा, एक दूसरे के लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ये भी हमारा क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल स्पेस डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू देखें ए पे, या फिर हम बी पे देखें, या फिर हम सी पे देखें, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, यानी कि यहाँ पे तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी सेम होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक अगर वही लाइंस अगर इस तरह से अगर रहता तो भी यहाँ पे ए और यहाँ पे बी होता, तो स्वाभाविक है ई पॉइंट पे क्या होगा, ज़्यादा होता, और ए पॉइंट से ये होता कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, ये जो होता वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है। तो ये अगर इस तरह का रहता है तो ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल स्ट्रेट इक्यू स्पेस फील्ड लाइंस अगर रहता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। आप इसे पहले नोट कर ले। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना सरफेस ऑफ चार्ज के क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे ये हमारा क्या है, चार्ज है, इसका ये सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो इस तरह से होगा और इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इस सरफेस के इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। इसी से मिलता जुलता पॉइंट एक और है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स। अगर यहाँ पे कोई कंडक्टर्स भी है, जैसे इस तरह से क्या है, कोई कंडक्टर्स है, कंडक्टर, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस की जो वैल्यू होगी वो इसके सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर्स होगी। यानी कि आप ये जो बनाओगे ये क्या होगा, सही होगा, और अगर आप इस तरह से बना दिए, इस तरह से अगर किसी एंगल पे बना देते हैं तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, ये क्या है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। और ये राइट रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है ना करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये इसे आप पहले नोट कर ले, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई कंडक्टर रखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि कोई कंडक्टर अगर रेस्ट में रखा हुआ है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी
ये जैसे क्या है हमारा कंडक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर जगह है, तो क्या होगा ना कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रैंडम डायरेक्शन में तो ऑलवेज मूव कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन random directions, not in particular direction। ये जो है ना किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ये क्या है अभी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं होगा तो ये क्या होगा कि ये पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है ना पार्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करने लगेगा। तब क्या होगा, इस कंडक्टर में एक करंट डेवलप हो जाएगा, तब तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रहा ही नहीं, तब तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशंस में आ गया, जिससे कि इसमें करंट जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, तब यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन में आ जाता है तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होगी इनसाइड कंडक्टर, वो क्या होगी, जीरो होगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे यहाँ पे कोई क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी तो ये क्या करेगी, ये चार्ज इस लाइंस को रिपेल कर देगी। अगर इधर से भी कोई आ रहा है लाइंस तो इसको इधर की तरफ रिपेल कर देगी, इस तरह से रिपेल कर देगी। अगर कोई लाइंस ऐसे जा रहा है तो इधर की तरफ रिपेल हो जाएगी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो अगर लाइंस इस तरह से अगर जाएगी तो ये क्या होगी, यहाँ पे अट्रैक्ट कर जाएगी इसको। इस तरह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिपेल होगा और नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये सारी डिफरेंट पॉइंट्स थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आई होप कि आपको ये सारी पॉइंट समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।